नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। यूपीएससी परीक्षा मामले में दायर हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। किसान नेताओं के खिलाफ जारी किया गया लुकआउट नोटिस। फरवरी में भारत से दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी कोविड-19 टीके की पहली खुराक। और पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का मुख्य आरोपी रिहा। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। किसान आंदोलन को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के खूब हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान करके अपने तेवर साफ कर दिए हैं। लोकसभा सचिवालय के अनुसार बजट सत्र 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 33 दिन कार्यवाही होगी। कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण के समाप्त होने के आधा घंटा बाद थोड़ी देर के लिए होगी, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। संसद के बजट सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी, जबकि अगला चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। कोविड टीकाकरण शुरू होने के बावजूद संसद बजट सत्र की कार्यवाही में कोविड-19 महामारी की छाया से मुक्त नहीं होगा। बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी। लोकसभा सचिवालय के अनुसार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। अगले दिन 2 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक दोनों सदनों की कार्यवाही अपनी अपनी पालियों में चलेंगी। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सांसदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार कागज का प्रयोग शून्य रहेगा। लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शनिवार 30 जनवरी को होगी। सचिवालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद के बजट सत्र में पिछले सत्र की तरह ही तमाम दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। सदस्यों के लिए दोनों सदनों के साथ केंद्रीय कक्ष में बैठने की व्यवस्था है। सभी सदस्यों, संसद कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए कोविड जांच की व्यवस्था 27 और 28 तारीख को संसद भवन परिसर में ही की गई है। साथ ही सांसदों को भी उनके आवास के पास ऐसी ही जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सांसदों के परिवार वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें कोरोना जांच करवाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वह संबंधित सांसदों को कोविड-19 जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नामक झांकी को पहले पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को यूपी की राम मंदिर वाली झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया, जिसे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर गुरुवार को नई दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सूचना निदेशक शिशिर ने इस मौके पर ट्विटर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाना वास्तव में प्रदेश के हर नागरिक के लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला क्षण है। झांकी को पहला पुरस्कार मिलना टीम वर्क का परिणाम है। गीतकार वीरेंद्र वत्स और गायक राहुल मिश्रा के अलावा टीम के हर सदस्य को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अयोध्या, जहां से समता का संदेश निकला था, वहां की झांकी को पुरस्कार मिलना गौरव की बात है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं देने के संबंध में निर्णय किस स्तर पर लिया गया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को फिर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर होगी। शीर्ष अदालत ने यूपीएससी के अभ्यर्थियों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 2020 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुईं। याचिकाकर्ता सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि छात्र कोरोना वायरस के कारण अनिश्चितता के माहौल में अपनी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाए और बिना तैयारी के ही वे परीक्षा में बैठने को मजबूर हुए। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि हलफनामा से स्पष्ट नहीं है कि यह किस स्तर पर निर्णय लिया गया। न्यायमूर्ति ने कहा कि इसे उच्चतम स्तर पर लिया जाना चाहिए था। यह एक नीतिगत निर्णय है और एक बार छूट देने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यह एक नियमित शपथ पत्र जैसा है। क्या यह उचित तरीका है? आपको कुछ ऐसा पेश करना चाहिए जो प्रस्तुत करने योग्य हो और इसे फिर से पेश किया जाए। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा में आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस की ओर से गुरुवार को जारी लुकआउट नोटिस में कहा गया है कि जिन नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है उनके पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी, ताकि हिंसा में आरोपी बनाए गए कोई भी नेता देश से बाहर ना जा सकें। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की हिंसा के लिए मेधा पाटकर, बूटा सिंह, दर्शन पाल, राकेश टिकैत, राजिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, जोगिंदर सिंह उग्राहा, अवीक साहा सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 120 बी और 307 समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से कुछ अब भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस मामले में 25 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका को भारत में विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आगामी 1 फरवरी को मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री जोएली मखीजे ने एक वेबिनार में यह घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता पोपो माजा ने कहा कि हां, भारत से वैक्सीन की पहली खेप रविवार को रवाना की जाएगी और सोमवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि देश की 67% आबादी का टीकाकरण कराने की योजना है और इसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के अब तक 10,40,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 10,20,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 42,500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी उमर सईद शेख को रिहा किए जाने के गुरुवार को आदेश दिए। इससे पहले उमर सईद शेख को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। 48 वर्षीय पर्ल की 2002 में अपहरण कर सिर काटकर हत्या कर दी गई थी, जब वे ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड रीड और अल-कायदा के बीच कथित संपर्कों की छानबीन के लिए पाकिस्तान गए थे। उस दौरान वे द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ के रूप में काम कर रहे थे। उमर शेख को रिहा किए जाने संबंधी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्ल के परिवार ने एक बयान में कहा कि आज का फैसला न्याय पर पूर्ण आघात है और इन हत्यारों की रिहाई किसी भी जगह कार्यरत पत्रकारों और पाकिस्तान के लोगों पर भी खतरा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।